नमस्कार दोस्तों, शिक्षक शिक्षा और शिक्षण से रिलेटेड इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, फिर आपके बीच उपस्थित हैं बाल मनोविज्ञान चाइल्ड साइकोलॉजी के महत्वपूर्ण तथ्यों को लेकर, जो बाल मनोविज्ञान की समझ को विकसित करने के साथ साथ बहुवैकल्पिक प्रश्नों को हल करने में भी आपकी पकड़ को विकसित करेगा। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। इससे पहले कि आप हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, ताकि मैं जो परिश्रम करके महत्वपूर्ण तथ्यों को, जो सक्षमता परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है, उन्हीं तथ्यों को आपके सामने ला रहा हूं, ताकि कम समय में अच्छी से अच्छी तैयारी हो सके। तो आइए शुरुआत करते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स को कहा जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक किसको कहा जाता है? विलियम जेम्स को। विलियम जेम्स। नेक्स्ट, मनोविज्ञान की खोजों एवं सिद्धांतों का शिक्षा में प्रयोग ही शिक्षा मनोविज्ञान है, कौल्सिक ने कहा था। क्या किसने कहा था? कौल्सिक ने कहा था कि मनोविज्ञान की खोजों एवं सिद्धांतों का शिक्षा में प्रयोग ही शिक्षा मनोविज्ञान है। नेक्स्ट, प्लेटो ने मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना। आत्मा का विज्ञान किसने माना है? प्लेटो ने। नेक्स्ट, कॉन्ट एवं लॉक ने मनोविज्ञान को मन का विज्ञान माना है। किसने? कॉन्ट एवं लॉक ने। नेक्स्ट, विलियम जेम्स एवं वुंट ने मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान माना है। विलियम जेम्स और वुंट ने मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान माना है। सिगमंड फ्रायड, यूंग, रिचनर ने मनोविज्ञान को चेतना और अचेतन का विज्ञान माना है। सिगमंड फ्रायड, यूंग, रिचनर ने मनोविज्ञान को चेतन और अचेतन का विज्ञान माना है। नेक्स्ट है, वाटसन ने मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि वाटसन ने मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना है। प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला 1879 में विलियम वुंट ने जर्मनी में स्थापित की। भारत में पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला डॉक्टर S.N. सेन ने 1916 ईस्वी में कोलकाता विश्वविद्यालय में की थी। भारत में पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला डॉक्टर S.N. सेन ने 1916 में कोलकाता विश्वविद्यालय में की थी। नेक्स्ट है, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक विलियम जेम्स ने 1880 में लिखी। प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक जो है विलियम जेम्स ने 1880 में लिखी। आइए जानते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान की क्या उपयोगिता है। शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता क्या है? पहला जो है, व्यक्तिगत भिन्नता को जानने में सहायक। पहला क्या है? व्यक्तिगत भिन्नता, यानी अलग अलग लोगों में अलग अलग भिन्नता पाई जाती है, वही व्यक्तिगत भिन्नता को जानने में सहायक है। दूसरा जो है, शैक्षिक एवं व्यवसायिक निर्देशन में सहायक। शैक्षिक एवं व्यवसायिक मतलब शैक्षिक कहने का दृष्टिकोण है कि शैक्षिक दृष्टिकोण से और व्यवसायिक दृष्टिकोण से इसके निर्देशन में भी सहायक है। शिक्षा के उद्देश्यों को जानने में सहायक। शिक्षा का जो उद्देश्य है उसको जानने में सहायक है। शिक्षा के पाठ्यक्रम के निर्माण में सहायक। शिक्षा का जो पाठ्यक्रम होगा वो बच्चों को कितना ज्यादा समझ में आएगा, ये मनोविज्ञान के तहत ही निर्णय हो सकता है। शिक्षण विधियों के चयन में सहायक। अब देखिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए किस किस तरीके के शिक्षण विधियों का हम प्रयोग करेंगे, ये मनोविज्ञान के द्वारा ही हो सकता है। अनुशासन स्थापित करने में सहायक। देखिए, अनुशासन जो है वो बच्चों में कैसे स्थापित करेंगे, ये भी मनोविज्ञान के तहत ही
सहायक है, शिक्षार्थियों को समझने में सहायक। देखिए, शिक्षार्थियों को समझने में सहायक यानी कि जो शिक्षा ले रहे हैं उनको समझने का तरीका क्या है, मनोविज्ञान के माध्यम से ही हम लोग समझ पाएंगे। अब आइए देखते हैं कि शैशवावस्था, शैशवावस्था के बारे में जानिए। शैशवावस्था 0 से 6 वर्ष तक होता है, 0 से 6 वर्ष तक शैशवावस्था। इस बात को याद रखिएगा कि 0 से 6 वर्ष तक शैशवावस्था। तो शैशवावस्था को जीवन का आदर्श काल वैलेंटाइन ने कहा। शैशवावस्था को जीवन का आदर्श काल किसने कहा? वैलेंटाइन ने कहा। शैशवावस्था को संस्कार निर्माण एवं व्यक्तित्व निर्माण का काल कहा जाता है। शैशवावस्था को संस्कार निर्माण एवं व्यक्तित्व निर्माण का काल कहा जाता है। नेक्स्ट जो है, शिशु का अधिकांश व्यवहार मूल प्रवृत्ति पर निर्भर होता है। मूल प्रवृत्ति पर निर्भर होता है। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत, मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत मैकडोगल ने दिया। मूल प्रवृत्ति जन्मजात होती है, जैसे भूख लगना, भय लगना, ये क्या है? मूल प्रवृत्ति है। नेक्स्ट, मनुष्य को जो भी कुछ बनना होता है वो प्रारंभ के 4-5 वर्षों में बन जाता है, ये कथन फ्रायड महोदय ने कहा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मनुष्य जो कुछ भी बनना होता है वो प्रारंभ के 4-5 वर्षों में बन जाता है, ये फ्रायड महोदय ने कहा। अब देखिए विशेषताएं, देखिए कि शैशवावस्था में कौन कौन सी विशेषताएं होती है। सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता होता है। बच्चे जब छोटे बच्चे होते हैं तो बहुत तेजी से वो सीखते हैं। काल्पनिक जगत में विचरण करते हैं। वो कैसे जगत में विचरण करते हैं? काल्पनिक जगत में। काम प्रवृत्ति की भावना उनमें होती है। ये फ्रायड ने नार्सिसिज्म कहा है। फ्रायड ने नार्सिसिज्म कहा है। शब्दों के पुनरावर्तन की विशेषता, शब्दों के पुनरावर्तन की विशेषता। आत्म प्रेम की भावना, आत्म प्रेम की भावना होती है उनमें। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। जन्म के समय बच्चे की लंबाई, बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको याद रखिएगा, अक्सर प्रश्न एग्जाम में पूछ देता है कि जन्म के समय बच्चे की लंबाई 19.5 इंच से 20.5 इंच तक होती है। देखिए इंच का सिंबल याद रखेंगे, कभी कभी इंच के दोनों में सेम दे देगा, दो ऑप्शन में 19.5 और 20.3 सेम रहेगा, लेकिन इंच के जगह पे अगर फीट वाला सिंबल लगा दे तो फीट वाला सिंबल नहीं मानेंगे हम लोग, इंच वाला सिंबल मारेंगे। ठीक है, वो आप समझ गए कि 19.5 इंच से 20.3 इंच तक होती है बच्चे की लंबाई जन्म के समय। जन्म के समय बच्चे का वजन, कब के समय? जन्म के समय 2.7 kg से 3.1 kg तक होता है। कितना होता है? 2.7 kg से 3.1 kg। नवजात शिशु में 270 से 310 तक हड्डियां पाई जाती है। नवजात शिशु में 270 से 310 तक हड्डियां पाई जाती हैं। इस बात को भी आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शैशवावस्था में 6 से 7 महीने में बच्चों के अस्थायी दांत निकलने लगते हैं। शैशवावस्था में 6 से 7 महीने में बच्चों के अस्थायी दांत निकलने लगते हैं और 7 वर्ष तक दूध के जो 20 दांत होते हैं वो निकल कर गिरने लगते हैं और अस्थायी दांत निकलने लगते हैं। इस बात को याद रखेंगे कि 6 से 7 महीने में बच्चे का अस्थायी दांत निकलना शुरू होता है और 7 वर्ष तक 20 दूध का दांत टूटकर गिर जाता है। तो दूध का दांत कितना हुआ? 20 दूध का दांत निकलकर टूटकर गिर जाता है और अस्थायी दांत निकलने लगते हैं, निकल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, सबसे पहला दांत मिडवर
इनसाइजर होता है। सबसे पहला दांत क्या होता है? मिडवर इनसाइजर होता है। नेक्स्ट, बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र गर्भावस्था से किशोरावस्था तक होता है। बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र कहां से कहां तक होता है? गर्भावस्था से किशोरावस्था तक। ये बात को याद रखेंगे कि बाल मनोविज्ञान का जो क्षेत्र है वो गर्भावस्था से लेकर के किशोरावस्था तक होता है। नेक्स्ट, बालक का विकास अनुवांशिक तथा वातावरण के गुणनफल होता है। बालक का विकास कैसा होता है? अनुवांशिक तथा वातावरण के गुणनफल होता है। ये कथन वुडवर्थ ने दिया। ये कथन किसने दिया? वुडवर्थ ने दिया। बाल विकास के अनुसार शिक्षा में मुख्य स्थान बालक का होता है। बाल विकास के अनुसार शिक्षा में मुख्य स्थान किसका होता है? बालक का होता है। बाल मनोविज्ञान के आधार पर प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। बाल मनोविज्ञान के आधार पर प्रत्येक बच्चा कैसा होता है? विशिष्ट होता है। इस बात को याद रखेंगे कि बाल मनोविज्ञान के आधार पर प्रत्येक बच्चे जो हैं वो विशिष्ट होते हैं। नेक्स्ट, गर्भावस्था के दौरान विकास का सही क्रम सिर से पैर की तरफ होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन। गर्भावस्था के दौरान विकास का सही क्रम सिर से पैर की तरफ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई मां अपने बच्चे को दादी के पास दे देती है तो बच्चा क्यों रोता है? यदि कोई मां अपने बच्चे को दादी के पास या किसी अन्य के पास दे देती है तो बच्चा रोने लगता है। इसके पीछे का कारण सांवेगिक दुश्चिंतता के कारण बच्चा अंदर ही अंदर भयभीत होने लगता है कि मैं अब सेफ नहीं हूं। मां के गोद में वो काफी अपने आप को सेफ महसूस करता है। नेक्स्ट, मनोविश्लेषण विधि के जनक वियना के चिकित्सक सिगमंड फ्रायड हैं। मनोविश्लेषण विधि के जनक जो हैं वो वियना के चिकित्सक कौन है? सिगमंड फ्रायड है। नेक्स्ट, विकास के मनोसामाजिक समाज का प्रतिपादक एरिक्सन ने किया। विकास के मनोसामाजिक समाज का प्रतिपादक एरिक्सन ने किया। प्रज्ञा दांतों की संख्या 4। प्रज्ञा दांतों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शैशवावस्था के लिए शिक्षा की उत्तम विधियां। शैशवावस्था में बच्चों को पढ़ाने के लिए सबसे उत्तम विधि कौन कौन सी होती है? तो फर्स्ट नंबर पे मॉन्टेसरी विधि। फर्स्ट नंबर पे मॉन्टेसरी विधि। सेकंड नंबर पे खेल विधि। सेकंड नंबर पे खेल विधि। और थर्ड नंबर पे किंडरगार्टन विधि। किंडरगार्टन विधि। नेक्स्ट, सर्वाधिक उपयुक्त जीवित रहता है का सिद्धांत। सर्वाधिक उपयुक्त जीवित रहता है का सिद्धांत डार्विन ने दिया। किसने दिया? डार्विन ने दिया। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी थी? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक डार्विन ने ही लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है। शिशु का अधिकांश व्यवहार किस पर आधारित होता है? मूल प्रवृत्तियों पर। मूल प्रवृत्ति अभी आपने जाना कि भूख लगना, डर लगना, ये सब क्या है? मूल प्रवृत्ति है। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत मैकडूवेल ने दिया। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया? मैकडूवेल ने दिया। मैकडूवेल ने 14 संवेग बताए हैं। मैकडूवेल ने कितने संवेग बताए हैं? 14 संवेग बताए हैं। फ्रायड ने मूल प्रवृत्तियों को 2 भागों में बांटा है। फ्रायड ने मूल प्रवृत्ति को कितने भागों में बांटा है? 2 भागों में बांटा है। पहला जो है जीवन मूल प्रवृत्ति। पहला क्या है? जीवन मूल प्रवृत्ति, इरोस का है ये। और दूसरा जो है मृत्यु मूल प्रवृत्ति, थैनाटोस का है। थैनारोस का है।
है। नेक्स्ट देखिए, मार्गंतरीकरण अथवा पुनर्निर्देशन द्वारा मूल प्रवृत्ति में परिवर्तन लाया जा सकता है। मार्गंतरीकरण अथवा पुनर्निर्देशन के द्वारा मूल प्रवृत्ति में परिवर्तन लाया जा सकता है। तो मूल प्रवृत्ति में परिवर्तन कैसा आएगा? मार्गंतरीकरण यह अथवा पुनर्निर्देशन, मार्गंतरीकरण या पुनर्निर्देशन द्वारा मूल प्रवृत्ति में क्या, मूल प्रवृत्ति में आपको परिवर्तन लाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक का विकास आनुवांशिक एवं वातावरण के गुणनफल के द्वारा होता है। बालक का विकास कैसे होता है? आनुवांशिक और वातावरण के गुणनफल। ये कथन किसका है? वुडवर्थ ने दिया है। किस ग्रंथ को मास्टर ग्रंथ कहा जाता है? किस ग्रंथ को मास्टर ग्रंथ कहा जाता है? सॉरी, यहाँ पे ग्रंथि होगा। किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि या प्यूटरी, पीयूष ग्रंथि या प्यूटरी या मस्तिष्क के पश्च भाग में पाई जाती है। किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि, प्यूटरी या मस्तिष्क के पश्च भाग में पाई जाती है। नेक्स्ट है, वंशानुक्रम जन्मजात वैयक्तिक गुणों के योग है। वंशानुक्रम क्या है? जन्मजात एवं वैयक्तिक गुणों के योग है। ये बात किसने कहा? BN झा ने। वंशानुक्रम, जो माता पिता से बच्चों में जो गुण आते हैं उसी को वंशानुक्रम कहा जाता है। तो ये जो वैयक्तिक गुण एवं जन्मजात, इन दोनों का जो योग होता है वही होता है। ये BN झा ने कहा। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं, सीखने की सामग्री के रूप में, सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग एबिंगहास ने किया। सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किसने किया? एबिंगहास ने किया। निरर्थक का मतलब जिन शब्दों का कोई अर्थ न हो। बाल मनोविज्ञान के अनुसार प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। इस बात को मैंने इससे पहले भी कह दिया है। ये विशिष्टता का सिद्धांत है। ये कौन सा सिद्धांत है? विशिष्टता का सिद्धांत है। तो इतनी बातें जो मैंने ऊपर कही वो शैशवावस्था से रिलेटेड बातें थी और उसको आप दिमाग में याद रखेंगे कि 0 से 6 वर्ष के आयु तक में वो सारी बातें इंपॉर्टेंट है जो आपको अपने स्मरण शक्ति में रखना है समझते हुए। अब नेक्स्ट है बाल्यावस्था। ये बाल्यावस्था का जो उम्र है वो 6 से 12 वर्ष तक है। याद रखिएगा, बाल्यावस्था कब तक? 6 से 12 वर्ष। चलिए नेक्स्ट, बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है। बाल्यावस्था जो है जीवन का अनोखा काल है। ये कथन कोल एवं ब्रूस महोदय का है। किसका है? कोल एवं ब्रूस महोदय का। बाल्यावस्था को सुनहरी अवस्था का काल भी कोल एवं ब्रूस ने कहा। बाल्यावस्था को सुनहरी अवस्था का काल भी किसने कहा? कोल एवं ब्रूस ने ही कहा। यानी कि बाल्यावस्था को अनोखा काल भी कहा और सुनहरी अवस्था का काल भी कहा। किसने? कोल और ब्रूस ने। बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल रॉस ने कहा है। बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल रॉस ने कहा है। मिथ्या परिपक्वता का काल रॉस ने कहा है। अब देखिए बाल्यावस्था की विशेषताएं। बाल्यावस्था की विशेषताएं, बाल्यावस्था में किस किस तरीके की विशेषताएं जो है पाई जाती हैं उसके बारे में। पहला है शारीरिक मानसिक विकास में स्थिरता। शारीरिक और मानसिक विस्तार शारीरिक और मानसिक विकास में क्या होता है? स्थिरता होता है, ये रॉस जी ने कहा। सेकंड जो है जिज्ञासा की प्रबलता, यानी कि जानने की इच्छा की उस प्रबलता हो जाती है। थर्ड है नैतिक गुणों का विकास, स्ट्रॉन्ग ने कहा।
नेक्स्ट है संग्रह करने की प्रवृत्ति, और उस समय जो है संग्रह यानी कि जमा करने की प्रवृत्ति हो जाती है। निरुद्देश्य, उस समय निरुद्देश्य होते हैं वो। रुचियों में परिवर्तन, रुचियों में क्या होता है, परिवर्तन होता है। ये किसने कहा, कोल एवं ब्रूस ने। तो इस तरीके से बाल्यावस्था की ये विशेषताएं हैं। नेक्स्ट है बाल्यावस्था में शिशु के सिर का लगभग 90% विकास हो जाता है। बाल्यावस्था के समय में शिशु का सिर का लगभग 90% विकास हो जाता है, यानी कि 6 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष तक शिशु का जो सिर है उसका विकास जो है 90% तक हो जाता है। 6 वर्ष की आयु में अस्थायी दांत यानी कि दूध के दांत, अस्थायी दांत यानी कि दूध के दांत गिरने शुरू हो जाते हैं और अस्थायी दांत निकलने लगते हैं। इससे पहले भी मैंने आपको बताया है। अब आइए नेक्स्ट प्रश्न है, 6 से 7 वर्ष की आयु में, 6 से 7 वर्ष की आयु में हृदय धड़कन लगभग 100 होती है। हृदय धड़कन कितनी होती है, 100 होती है। 12 वर्ष की अवस्था तक 85 हो जाती है। यानी कि 6 से 7 वर्ष में आयु में, 6 से 7 वर्ष की आयु में बच्चे का जो दिल के धड़कन का गति होता है वो 100 होता है, और 12 वर्ष की आयु में वो गति कितनी हो जाती है, 85। नेक्स्ट है जब बालक 6 वर्ष का होता है तब मानसिक योग्यताओं का पूर्ण विकास हो जाता है। जब बालक कितने वर्ष का होता है, 6 वर्ष का, तब मानसिक योग्यताओं का पूर्ण विकास हो जाता है। ये क्रो एंड क्रो ने कहा था। बाल्यावस्था में बालक कविताओं को दोहराने की योग्यता प्राप्त कर लेता है। बाल्यावस्था में बालक क्या करता है, कविताओं को दोहराने की योग्यता प्राप्त कर लेता है। नेक्स्ट, 12 वर्ष तक की अवस्था तक बालक में तर्क व समस्या समाधान की योग्यता विकसित हो जाती है। 12 वर्ष तक की अवस्था में जानते हैं बालक में तर्क व समस्या समाधान यानी कि तर्क वितर्क जो एक दूसरे से मैंने क्वेश्चन एराइज करना और समस्या, कोई समस्या हो तो उसका निदान करने की जो योग्यता है वो विकसित हो जाती है 12 वर्ष की अवस्था तक। नेक्स्ट जो है बालक बाल्यावस्था में ही विद्यालय में प्रवेश लेता है। बालक बाल्यावस्था में ही विद्यालय में प्रवेश लेता है, क्योंकि बाल्यावस्था 0 से 6 वर्ष तक है, और जैसे ही 6 वर्ष का बच्चा होता है उसको विद्यालय में पहुंचा दिया जाता है। नेक्स्ट, बाल्यावस्था में बालक की समाजीकरण शुरू हो जाता है। बाल्यावस्था में बालक की समाजीकरण शुरू हो जाता है। बाल्यावस्था में जो खेलों से शुरू होता है। कहां से शुरू होता है, खेलों से। बच्चा खेलने के लिए घर के अगल बगल में जाता है और धीरे धीरे खेल खेल के माध्यम में ही उसके अंदर सामाजिकरण का गुण विकसित होता चला जाता है। नेक्स्ट, संपूर्ण बाल्यावस्था में संवेगों की अभिव्यक्ति में निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं। क्रो एंड क्रो ने कहा है संपूर्ण बाल्यावस्था में संवेगों की अभिव्यक्ति में निरंतर क्या होता है, परिवर्तन होते रहता है। यानी बच्चा हमेशा एक जैसा नहीं होता है, कभी वो गुस्सैल हो जाता है तो आगे चल के वो शांत भी हो जाता है। नेक्स्ट, लंबाई, भार, त्वचा का रंग, पैर, आंखों एवं बालों के रंग में विविधता तथा विचलन की भावना को क्या कहते हैं। देखिए, लंबाई, भार, त्वचा का रंग, पैर, आंखों एवं बालों के रंग में विविधता तथा विचलन का जो भावना है उसको भावना को क्या कहते हैं, भौतिक अंतर कहते हैं। याद रखिएगा, क्या कहते हैं, भौतिक अंतर कहते हैं। नेक्स्ट है बालक का प्रारंभिक विकास मुख्यतः किस पर निर्भर करता है। बालक का
प्रारंभिक विकास मुख्यतः किस पर निर्भर करता है, तो माता पिता पे ही निर्भर करता है। तो इस तरीके से आज पहले वीडियो में हमने बाल मनोविज्ञान के बहुत सारे तथ्यों से आपको अवगत कराया और इन तथ्यों को देख लीजिए, 8 से 10 वीडियो में मैं इस चीज को खत्म कर दूंगा। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।